नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 2018 में जुलाई मंथ में जो एग्जाम हुआ था हमारा, आखिरी एग्जाम जो ऑफलाइन हुआ था। इसके बाद में क्योंकि ऑफलाइन नहीं हुए थे, ऑनलाइन कंप्यूटर पर सीबीटी सिस्टम के अंतर्गत हमारे एग्जाम शुरू होना हो गए थे। तो जुलाई का योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम 31 से 40 क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और आगे कंटिन्यू करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले 31 नंबर प्रश्न, किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सिंपल सा है, अर्धवृत्ताकार रूप। सपोज थोड़े बच्चे हैं तो आप एक यहाँ बिठाए, एक यहाँ बिठाए, एक यहाँ बिठाए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये क्या हुई, अर्धवृत्त बन गया आपका, या अर्धचंद्राकार भी इसे हम बोलते हैं, अर्धवृत्ताकार। और जो टीचर है वो यहाँ पर बैठ करके इनको लेक्चर देता है। ठीक है, तो ये जो है टीचर को सभी अब बराबर रूप से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये जो है अर्धवृत्ताकार शेप में हो जाती है इनकी छोटी कक्षा, छोटी योग कक्षा के लिए। अगर बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो उनकी हम पंक्तियां बना सकते हैं। ठीक है, द्विवृत्तीय तो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि दो वृत्त बन गए तो उनको देखेगा कौन, टीचर तो एक ही पढ़ाने वाला, सबको नहीं देख सकता ना। तो अर्धवृत्ताकार जो है छोटी योग कक्षा के लिए सबसे बढ़िया जो है सीटिंग प्लान होता है योग की कक्षा। ये ध्यान रखें, योग की कक्षा के लिए। इसके बाद में आपका 32 नंबर जो प्रश्न है, यह कहा गया है किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना किस पर डिपेंड करता है, निर्भर किस पर करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करता है। प्रशिक्षक मतलब टीचर की कंसंट्रेशन पर, मे बी प्रशिक्षक की शक्ति पर, टीचर में कितनी पावर है, या टीचर के आत्मविश्वास पर, कॉन्फिडेंस पर, या फिर टीचर के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, कि टीचर जो है क्लियरली सब कुछ बताए बच्चे को उस पर। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कॉमन सेंस है हमारी, कि प्रशिक्षक जब टीचर जो है योग प्रशिक्षण देने वाला जो है वो जितना क्लियरिटी से प्रशिक्षण देगा, टीचिंग करेगा, योग के आसन वगैरह बताएगा, तो इतनी ही जल्दी विद्यार्थी जो है जो सीखने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से योगाभ्यास सीख पाएगा। मतलब प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, क्लियर जो उसने इंस्ट्रक्शन देने हैं उन पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी अभ्यास को सीखता है, विशिष्ट योग अभ्यास को सीखता है। इसके बाद हमारा 33 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है, किस चीज का अभ्यास किया जाता है। तो प्रेक्षा ध्यान दोस्तों किस दर्शन का है या किस धर्म का है। तो जैन दर्शन से रिलेटेड है प्रेक्षा ध्यान, ये ध्यान रखें, कल को प्रश्न आ सकता है कि जैन दर्शन में कौन से ध्यान की जो वरीयता दी गई है, प्रधानता है। ठीक है, प्रेक्षा ध्यान जैन दर्शन का, जिसमें आते जाते अपने विचार जो चल रहे हैं मन में उन पर कंसंट्रेट किया जाता है, उनका प्रत्यक्षण किया जाता है। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना, किसको, गहराई से देखना। किसको देखते हैं गहराई को, हम विचारों का प्रत्यक्षण करते हैं, गहराई से विचारों को देखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपका है 34 नंबर प्रश्न, भावातीत ध्यान, जिसे इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है वह किसने दिया। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात करें तो यह महर्षि महेश योगी जी के द्वारा दिया गया था, जिनको भावातीत ध्यान हिंदी में हम जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाता है। और महर्षि दयानंद जी को आप जानते हैं, जिन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, वेदों की ओर चलो और चलने के लिए, मतलब वेदों का फिर से उन्होंने उत्थान किया था, मूर्ति पूजा का जिन्होंने विरोध किया था, महर्षि दयानंद जी। परंतु इसका जो राइट आंसर है वो हमें पता है, महर्षि महेश योगी। ये इस प्रश्न का उत्तर है भावातीत ध्यान के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, टीचिंग लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चे को पढ़ाते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं। वातावरण में चेंज करना, एनवायरमेंट बदलाव के लिए तो नहीं करते, या सब्जेक्ट को चेंज करना इसलिए हम उसको पढ़ा दें कि आज मैं सब कुछ आपको हठ प्रदीपिका पढ़ा दूं, नेक्स्ट टाइम में आपको ज्ञान संहिता पढ़ानी है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ, ये तो नहीं है। या शिक्षक में बताओ, टीचर में बदलाव करना भी नहीं होता। तो मेन जो होता है चेंजेस इन बिहेवियर, किसके अंदर, किसके बिहेवियर में। तो विद्यार्थी जो है, जो विद्यार्थी स्टूडेंट है जिसको लर्निंग करवाई जा रही है, उसके में बदलाव आए, उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, व्यवहार में परिवर्तन।
तो ये भी ध्यान रखें, उसके बदलाव आए, परिवर्तन। जैसे पढ़ा लिखा एक चीज के साथ कोई काम करता है, वैसे ही अनपढ़ व्यक्ति नहीं करता सेम। पढ़ा लिखा जैसे खाना खाता है वैसे अनपढ़ व्यक्ति नहीं खा सकता, या अनपढ़ जैसे खाता है वैसे पढ़ा लिखा नहीं करता है। तो चेंजेस आते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करना, ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। 35 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में है नया 36 नंबर प्रश्न, मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा जिसमें हम नीतिगत बातें करते हैं, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या हो सकती है। तो सर्वाधिक विश्वसनीय विधि आप प्रश्न देखते ही समझ गए होंगे, मूल्य शिक्षा मतलब जहां पर यम नियम आसन आदि ये चीजें, यम नियम जो सत्य अहिंसा आदि धर्म अधर्म आदि के मार्ग बताए जाए, तो वो कहाँ पर हो सकती है। सबसे अच्छी विधि पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण हो सकता है, कि गुरुकुल परंपरा में, है ना, जो गुरु है और शिष्य है, वहां पर जो परंपरा फॉलो होती है गुरु शिष्य परंपरा, जहां पर धन आदि का लेन देन नहीं होता है, केवल शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है, और विद्यार्थी भी केवल शिक्षा हेतु ही गुरु के पास जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। तो सबसे विश्वसनीय जो विधि है, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल जो मेथड है, गुरुकुल शिक्षण पद्धति जो है, वही सबसे बेस्ट माना जाएगा। ये हमें पहले से ही पता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मूल्य शिक्षा के लिए गुरुकुल सिस्टम जो है सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, आपका डिजीज से है, कहा है हॉट फ्लैश। हॉट फ्लैश माने एक तरह से जो मल है वो निकलना, है ना, बाधित निद्रा, निद्रा न आना, है ना, नींद में कोई दिक्कत होना, या इमोशनल में जो चेंजेस होते हैं, इमोशन चेंजेस होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, ये किसके लक्षण हैं, किसके लक्षण हो सकते हैं ये। तो ये जो है लक्षण बताए गए हैं, एक अगर आपको पता होगा इसके विशेष में, कि जो स्त्रियां होती है, महिलाएं जो होती हैं, उनमें जो स्त्रियों में क्या होता है कि आपका लगभग 12 वर्ष की अवस्था से, जब बच्चे बाल्यकाल होता है तो 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के लगभग 50 वर्ष तक की अवस्था में पर मंथ, मंथली जो एक क्लिनजिंग होती है एक तरह से बॉडी की, जो उसको हम क्या बोलते हैं, रक्तस्राव, या फिर मासिक धर्म, या मंथली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते कहते हैं, वो आता है। बट लगभग 50 वर्ष के बाद में वो पूर्ण समाप्त हो जाए। तो वो समाप्त होता है तो उससे पहले की जो एज होती है लगभग 45 टू 50 वर्ष तक, या कई बार 40 टू 50 वर्ष तक भी चलता है। तो तब तक जो चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, रुकना जिसे हम बोलते हैं, रुकने का जो प्रोसेस है, तो उस दौरान जो है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैं बात कह रहा हूँ कि 12 से 50 वर्ष का जो टाइम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ये इसके बाद में बंद होता है, बंद मतलब पॉज, हम गेम को पॉज कर देते हैं, पॉज होता है, मेनोपॉज जिसको हम बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनोपॉज होता है ना। तो मेनो इसको आप कहेंगे कि क्या है, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, मतलब मानसिक जो आपका साइकिल चलेगा प्री मेंस्ट्रुअल, मतलब ये वाला 12 साल के कम की उम्र में होता है ये, या फिर आपका मीनोपोज, मतलब मीनोपोज जब होने वाला होता है तब होता है। ऑब्वियस सी बात है, मेनोपोज जब होता है तब औरत में चेंजेस आते हैं बहुत सारे, है ना, उसकी थिंकिंग में, उसके कमर दर्द वगैरह हो सकता है, हॉट फ्लैश जाते हैं, निद्रा उसकी रुकती है, कई बार निद्रा टाइम पर अच्छे से नहीं आती। तो ये जो है सारी सारी मीनोपोजल जो सिंड्रोम होता है हमारा, है ना, स्त्रियों में, तो उनके लिए कहा गया कि उनका ये विशेष लक्षण है। तो 37 नंबर प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न है हमारा, क्रिया योग में सम्मिलित है। तो क्रिया योग का अगर आपको पता है सूत्र, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया है, योग सूत्र से आया है। योग सूत्र में अगर आप दूसरा अध्याय देखते हैं, दूसरा अध्याय उसका नाम क्या है, साधन पाद। साधन पाद में अगर आप पहला सूत्र देखते हैं तो वहीं पर लिखा हुआ है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, प्रणिधानानि क्रिया योग, ये तीन चीजें कही गई है। तो इसमें से दोस्तों ये पूछा कि क्रिया योग में क्या क्या शामिल है। तो उसमें तप शामिल है, हाँ जी तप है, अपने को तप यहाँ भी मिल गया। और क्या है, स्वाध्याय है, ये भी है, स्वाध्याय भी हमें मिल गया। फिर ईश्वर प्रणिधान भी है, ईश्वर प्रणिधान भी मिल गया। तो माने जो ऑप्शन है आपका क्या है, तप बी, फिर स्वाध्याय तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान डी। तो बी ए डी, ये जहां पर भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन में ये चीजें आपको मिलती है, तो इस कारण से आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनडायरेक्टली सीक्वेंस भी पूछ लिया एग्जामिनर ने, देखो बी ए डी ऑप्शन दिया, ए बी डी नहीं दिया उसने, है ना,
DAD। तो इन फ्यूचर हो सकता है सीक्वेंस में एग्जामिनर दे दे प्रश्न को, तो इसको ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में हमें पता होनी चाहिए। तो दूसरे अध्याय का पहला जो सूत्र है योग सूत्र में, वही क्या है, क्रिया योग का बताया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो जैन दर्शन में त्रिरत्नों का उपदेश देता है। जैन दर्शन त्रिरत्नों का उपदेश देता है, कहते हैं वो कौन कौन से है, ये पूछे कौन कौन से त्रिरत्न है। त्रिरत्न, त्रिरत्न की अगर बात करें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि त्रिरत्नानि। तो क्या क्या हुआ, सम्यक आपका ज्ञान हुआ, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ज्ञान, चरित्र और दर्शन, ये जो तीनों चीजें हैं आपकी क्या है, तीनों जो है त्रिरत्न में मानी गई है बौद्ध दर्शन के अनुसार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों ABC। ABC जहां पर भी है वो आपका आंसर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है पूर्ण रूप से राइट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, इस पार्ट का अंतिम प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इस पार्ट का। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए, लालच क्या क्या दिए यमराज ने नचिकेता को। नचिकेता को यमराज ने क्या क्या लालच दिए, उस पर हम चर्चा करें। तो नचिकेता और यमराज किस उपनिषद में है, कठोपनिषद में है। जब नचिकेता एक बार अपने पिता के कहने पर यमराज के पास चला जाता है, वहां पर 3 रात्रि भूखा प्यासा रहता है, तो वहां पर 3 उसे वरदान दिए जाते हैं। 3 वरदानों में सबसे पहले वरदान मांगते हैं कि पिता का गुस्सा शांत हो जाए, पिता का गुस्सा शांत मांग लेता है पहला। दूसरा क्या मांगता है, दूसरे में मांगता है कि अग्नि विद्या का रहस्य अथवा स्वर्ग लोक किससे प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक के बारे में पूछता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो मांगता है आत्मा का रहस्य, कहते आत्मा के बारे में बताइए यमराज मुझे, है ना, नचिकेता पूछता है। आत्मा का बारे में जब पूछता है तो यमराज कहते नहीं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, तुम ऐसे करो नचिकेता, तुम्हारी आयु जो है छोटी है, तो तुम है ना कुछ और मांग लो। तो वो लालच देते हैं, उस टाइम प्रलोभन देते हैं आत्म विषय के। आत्मा का जो रहस्य मांगा तीसरा वरदान, उस टाइम वो लालच देते हैं। तो लालच क्या क्या देते हैं, ये सारे के सारे आत्मज्ञान तो नहीं देंगे, वो आत्मज्ञान की बजाय कुछ लालच देते हैं। ये बाकी आत्मज्ञान को छोड़ दीजिए, भूमंडल का साम्राज्य, गो, हाथी और अश्व आदि, शत अधिक आयु के पुत्र पौत्रान, मतलब 100 से अधिक आयु के जीने वाले पुत्र पौत्र, ये 3 लालच दिए ABC। ये जो आपका प्रश्न है ये क्लियर हो गया, ABC। ये जो है तीनों के तीनों आपके प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पार्ट भी हमारा संपन्न हुआ। तो दोस्तों अगर आप कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं, रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, और रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें और आपको सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करें।